नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम क्या एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जो कभी हमको रिडीम ही ना करना पड़े। क्या ऐसा कुछ पोर्टफोलियो बन सकता है? मतलब बड़ा अजीब है सुनने में, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? और अगर पॉसिबल है तो उसके लिए किस किस बातों का ख्याल रखना होगा, किन किन तरीकों से, किन किन बातों का ख्याल रख के हम इस पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो इसी के लिए है, आपको सिखाने के लिए एक लर्निंग वीडियो है कि आप किस तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं जिसको होल्ड करने में आपको कभी डर ना लगे। क्योंकि मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि मार्केट तो बहुत ऊपर जा चुका है, अब हम पोर्टफोलियो तैयार करें या नहीं करें, मार्केट तो अब बस गिरने ही वाला है, मार्केट तो अब करेक्शन ले लिया तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये सब बातें जहन में रहती हैं, और ये सब बातें जहन में होंगी तो यहाँ पर पोर्टफोलियो जब आपका होगा आपके अकाउंट, डीमैट अकाउंट के अंदर, तब आपको उसके लिए भी फिक्र होगी। तो दोस्तों, ऐसा पोर्टफोलियो अगर बनाया जाए जो मार्केट की कोई भी सिचुएशन हो, वहां पर आपका वो पोर्टफोलियो होल्ड करते समय या उसको कैरी करते समय आपको कभी डर ना लगे, तो कैसा होगा? आई होप कि वो बहुत बढ़िया होगा अगर ऐसा होता है तो मेरे हिसाब से उसके क्या क्या टेक्निकल्स, क्या क्या हमको फंडामेंटल्स, कौन कौन सी बातें हमको ये पोर्टफोलियो, इस तरीके का पोर्टफोलियो क्रिएट करते समय याद रखनी चाहिए, माइंड में रखनी चाहिए। तो ये सब बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लर्निंग वीडियोस आपको रेगुलरली मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हमारी स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि क्या क्या लॉजिक्स हैं, मैं क्या सोचता हूं, और ये वीडियो में आपको क्या क्या सीखने को मिलता है। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड लॉजिक्स आपको पूरे के पूरे पता चलेंगे। दोस्तों चलिए चलते हैं हम अपनी शीट के ऊपर और देखते हैं क्या है आज की इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, ये अपनी स्क्रीन दिख रही होगी आपको। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा पोर्टफोलियो जो आपको कभी भी डराए ना, कभी भी कैरी करते समय, कभी भी होल्ड करते समय, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो उसके लिए कुछ बातों का ख्याल डेफिनेटली रखना होगा, और कैसे इस पोर्टफोलियो को बनाए वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सब लोगों के लिए है, आप सब लोग दिमाग से खुद सोचिएगा कि क्या ये बात लॉजिकल है या नहीं। दोस्तों, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि रियल में जब वो बिजनेस कर रही होती हैं तो बहुत मतलब अच्छा नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी उनके शेयर प्राइस, जो उनके स्टॉक प्राइस जो होते हैं, वो काफी अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी होती हैं, डेफिनेटली होती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं दोस्तों जो सच में ही बहुत बुरा कर रही होती हैं, बहुत बुरा। मतलब पहली कंपनी तो ऐसी थी जो एवरेज कर रही होती है, लेकिन अब सेकंड एग्जांपल के अंदर जो बहुत बुरा कर रही होती है, और सच में उस स्टॉक के प्राइस भी वही चीज मेंशन करते हैं, वही चीज शो करते हैं कि उसके शेयर के प्राइसेस भी गिर रहे होते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या सारी की सारी कंपनी इस दो कैटेगरी के अंदर आती हैं? बिल्कुल नहीं आती। कुछ ऐसी कंपनीज भी होती हैं दोस्तों जो रेगुलरली अच्छा कर रही होती हैं, जिन सेक्टर्स के अंदर वो कंपनी लिस्टेड हैं, वो सेक्टर्स के अंदर काफी पोटेंशियल होता है, और वो कंपनियां भी पर्टिकुलरली जो फाइनेंशियल उनका, और उनका जो और जो उनका फ्यूचर की ग्रोथ है, उसका पोटेंशियल, और जो उसका मैनेजमेंट है, वो सब चीज बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसी कंपनीज भी दोस्तों होती हैं। तो अब मेरी बात थोड़ा सा सोचिएगा, दिमाग को थोड़ा सा 2 मिनट का कष्ट देने के बाद, कि अगर ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखा जाए जो कंपनीज रेगुलर रेगुलर काफी अच्छे समय से बहुत अच्छा कर रही हैं, और जिनके अंदर अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है फ्यूचर के अंदर, जिस सेक्टर के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं, और पर्टिकुलरली सेक्टर कंपनी जो हैं वो अच्छा करती आ रही हैं, और आगे भी उसकी ग्रोथ के पोटेंशियल बहुत ज्यादा हैं, तो क्या क्या उस कंपनी के शेयर्स प्राइस बूम नहीं करेंगे? मेरे हिसाब से वो शेयर प्राइस, उस कंपनी के शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से डेफिनेटली बूम करेंगे, और ऐसे कंपनीज हमको अपने पोर्टफोलियोज के अंदर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनीज जिसका फ्यूचर जो है ब्राइट है, जो करंट में भी रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही हैं, और जो मैनेजमेंट भी जिसका बहुत ज्यादा
एडवांस है, मतलब फ्यूचरिस्टिक है, और उसकी इनोवेशन है उसके अंदर, और प्लानिंग प्रॉपरली करता है, टाइम के साथ अपने आप को एडजस्ट करता है, अपनी कंपनीज के गोल को एडजस्ट करता है, ऐसी कंपनीज दोस्तों डेफिनेटली लॉन्ग रन के लिए बहुत बेनिफिशियल कंपनी होती हैं। तो क्या ऐसी कंपनीज रेगुलरली प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी? डेफिनेटली कमा पाएंगी। तो ऐसी कंपनीज को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। तो मेरा यही पहला पॉइंट है कि हमको जब भी पोर्टफोलियो बनाना चाहिए तो हमको प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि फंडामेंटली अच्छी हो। तो प्रॉफिट मेकिंग फंडामेंटली कंपनी अच्छी, ऐसा नहीं कि प्राइस, शेयर का प्राइस अच्छा चल रहा है लेकिन वो कंपनी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा। ऐसी कंपनीज भी आपको मिलेंगी, ऐसी कंपनी से दूर रहिएगा, क्योंकि ये नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो है, इसके जो रूल्स हैं वो भी सॉलिड होने चाहिए। अगर कोई ऐसी कंपनी है जो रेगुलरली प्रॉफिट कमा रही है, फंडामेंटली अच्छी है और उसका बिजनेस भी अच्छा ग्रो कर रहा है, डेफिनेटली उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और मार्केट की कंडीशन चाहे कुछ भी हो, मार्केट चाहे 10% क्रैश भी कर जाए, क्रैश नहीं होता है 10% बेसिकली, बट फिर भी आप लोगों को माइंड में यही डाला गया है यूट्यूब सोसाइटीज और काफी जगहों से कि 10% मार्केट अगर गिर जाए तो उसको क्रैश बोलते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस वर्ड को क्रैश के लिए यूज कर रहा हूँ। तो अगर 10% मार्केट अपने टॉप से करेक्ट भी हो जाए तब भी ऐसी कंपनीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी कंपनीज हो सकता है उस करेक्शन के अंदर कंसोलिडेशन में चली जाएं, हो सकता है ऐसी कंपनीज उस करेक्शन के अंदर जो 10% का करेक्शन अगर होता भी है बीच बीच में, जो कि बुल रन के अंदर बीच बीच में कभी कभी होता रहता है, तो उस करेक्शन के अंदर भी ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करने की डेफिनेटली कुव्वत रखती हैं। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड किस कंपनीज के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए? कुछ ऐसी कंपनीज जो अपने सेक्टर के अंदर मोनोपोली हैं, मतलब सारा जो उस काम सेक्टर का काम है, मतलब जो भी नेचर ऑफ बिजनेस उनका है उसके अंदर उनकी मेजॉरिटी स्टेक होगा। तो ऐसी कंपनीज जो मोनोपोली हैं और साथ में ऐसी कंपनीज जिसके पास अच्छा मैनेजमेंट है, फंडामेंटली साउंड है, क्या ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए? डेफिनेटली रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कंपनीज रेगुलरली अभी भी प्रॉफिट कमा रही हैं और उसका फ्यूचर, ऐसी कंपनीज का फ्यूचर जो कि बहुत अच्छा होने वाला है, मेरे हिसाब से ऐसी कंपनीज को हमेशा अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एग्जाम्पल है आईआरसीटीसी। आईआरसीटीसी रेलवे के अंदर केटरिंग का काम करती है, रिजर्वेशन टिकट बुकिंग का काम करती है और बड़ा अच्छा काम कर रही है। मतलब आईआरसीटीसी के आने से रेलवे का काफी बड़ा सरदर्द खत्म हुआ है। और दोस्तों ये एक मोनोपोली कंपनी है और रेलवे आप जानते ही हो, रेलवे भी एक मोनोपोली ही है इंडियन गवर्नमेंट की, बट आईआरसीटीसी जो है वो असिस्ट कर रही है रेलवे को सर्विस देने के अंदर, और वो एक मोनोपोली है। तो क्या ऐसी कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखना चाहिए? डेफिनेटली रखना चाहिए। तो ये सेकंड टाइप की कंपनी है जो कि हमको अपने पोर्टफोलियोज के अंदर रखना चाहिए। ऐसी कंपनीज को भी दोस्तों, अगर मार्केट बीच बीच में बुल रन जो हमारा चल रहा है अभी और आगे भी चलता रहेगा, बट अगर ऐसे बुल रन में भी बीच बीच में अगर थोड़े बहुत झटके मार्केट के अंदर आते भी हैं, 5 to 10% के करेक्शन अगर आते भी हैं, तो और बुल रन में ऐसे करेक्शन आने लाजमी है, होता रहता है ऐसा, तो उसके अंदर भी ऐसी कंपनियां जो मोनोपोली हैं, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हैं और जिनका फ्यूचर बड़ा अच्छा है, ऐसी कंपनीज का प्रॉफिट और ऐसी कंपनीज का फ्यूचर बड़ा अच्छा रहने वाला है। आपको यहाँ पे फर्क बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपनीज जो यहां पर हमको फोकस में रखनी चाहिए। दोस्तों देखो, आपने देखा होगा यहाँ पे रिसेंटली काफी सारे आईपीओज आए हैं। मैं ये नहीं कहता कि हर आईपीओ जो है आया है जो भी, वो सारी के सारी कंपनीज फंडामेंटली साउंड हैं, सारी कंपनीज के अंदर जो है वो फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो भी मतलब इतने सारी बारिश हुई है आईपीओज की, तो कुछ ऐसी कंपनी वहां पे हैं जो फंडामेंटली साउंड हैं, जिनका फ्यूचर ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी नहीं है, वो अभी नहीं है। तो हमको ऐसी कंपनीज के फ्यूचर, और जो ऐसी कंपनीज होंगी वो फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होंगी और करंट में प्रॉफिट भी अच्छा खासा अर्न कर रही होंगी, लेकिन ये कंपनीज नहीं है,
ऐसी कंपनीज को हमेशा हमको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखनी चाहिए। तो ऐसी कंपनीज को हम क्या बोलेंगे? बेस्ट आईपीओ कंपनीज। मैं यहाँ पे आईपीओ का नाम ले रहा हूं ताकि आपको यहाँ पर ये आईपीओ वर्ड समझ के सुन के ऐसा लगे, समझ में खुद आ रहा है कि ये कंपनी न्यू है। तो यहाँ पर बेस्ट आईपीओ कंपनीज आप इसको बोल सकते हो। तो ये ऐसी कंपनीज होंगी जो नई तो हैं लेकिन इसका फ्यूचर ग्रोथ काफी अच्छा है, करंट में ये बड़ा अच्छा, और ये फंडामेंटली साउंड होंगी, मैनेजमेंट काफी अच्छा है और प्रॉफिट कमा रही हैं, और फ्यूचर का तो जबरदस्त तरीके से इसमें ग्रोथ होना लाजमी है। कुछ ऐसी कंपनीज, अब फोर्थ टाइप की कुछ ऐसी कंपनीज जो आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी डेफिनेटली चाहिए, जो इस काम में लगी हुई हैं, ऐसी कंपनीज जो आपके फ्यूचर के अंदर जो भी चेंजेस होने वाले हैं, जैसे जैसे अभी आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का थोड़ा सा अभी क्रेज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ है। क्या अगले 10 से 15 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैक्सिमम जो व्हीकल इंडस्ट्री है उसका स्टेक कैप्चर नहीं कर लेगा? डेफिनेटली कर लेगा। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो सोलर पैनल्स और जो सोलर एनर्जी है उसको कंजर्व करके उसको यूज करने में बिलीव करती हैं। क्या इन चीजों के ऊपर फ्यूचर नहीं टिका? डेफिनेटली टिका है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी जो शायद अभी उतना अच्छा नहीं कर रही लेकिन जिनका फाइनेंशियल काफी अच्छा है, जिनका मैनेजमेंट का प्लानिंग फ्यूचर को लेके काफी अच्छी है, जो रेगुलरली प्रॉफिट शायद अभी ना कमा रही हो लेकिन या फिर हो सकता है कमा रही हो लेकिन बहुत कम कमा रही हो, अपने एक्सपेंडिचर की वजह से, जो उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर एक्सपेंडिचर लगता है उसकी वजह से शायद उनका प्रॉफिट कम हो रहा हो, लेकिन क्या वो फंडामेंटली साउंड कंपनीज नहीं होंगी आगे आने वाले टाइम के अंदर? डेफिनेटली होंगी। क्या हमको ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट नहीं रखना चाहिए? ऐसी कंपनीज को हमको क्या पता, मतलब ऐसी कंपनीज को क्या हमको अपने पोर्टफोलियो के अंदर नहीं रखना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल रखना चाहिए। तो यहां पर चौथी टाइप की कंपनीज होंगी जो कि फ्यूचरिस्टिक होंगी और फंडामेंटली साउंड होंगी। यहां पर मैं फंडामेंटली साउंड से मतलब जो कंपनी रेगुलरली फाइनेंशियली अच्छी है और जो रेगुलरली प्रॉफिट कमाना जानती है, ये फंडामेंटल मेरा बेसिक है जो कि मैं हर टाइप के कैटेगरी जो यहां पे आपको बता रहा हूं यहां पर होना जरूरी है। अगर बिना फाइनेंशियल करी हुई कंपनी या फिर जो अच्छा नहीं कर रही कंपनी वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, और जब सर्वाइव नहीं कर पाएगी तो मार्केट के अंदर बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएगी। तो दोस्तों, ऐसी कंपनी जो आपको अभी यहाँ पे 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करके रखी रखी मैंने, और आपको ऐसी कंपनीज के अंदर अगर आपका पोर्टफोलियो होगा तो बिलीव कीजिए, जो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे उसके अंदर आपको यहां पर कभी भी मार्केट की कोई भी कंडीशन चल रही हो, आपको पता है कि मेरी कंपनी, जिस कंपनी के अंदर मैंने इन्वेस्ट किया है वो कंपनी बहुत अच्छी है, उसके अंदर मैंने बहुत रिसर्च किया है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स को मैं जानता हूं, उस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को मैं जानता हूं, उस कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी को मैं जानता हूं, तो शायद शायद नहीं, कंफर्म मैं बोल रहा हूं, आपको चैन की नींद आएगी और आपका पैसा धीरे धीरे डेफिनेटली ग्रो होगा। तो आपको ऐसी कंपनीज के ऊपर डेफिनेटली फोकस रखना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर हमने अगर ऐसी कंपनीज को सर्च करके और फाइंड आउट करने की कोशिश डेफिनेटली अगर की, तो हमको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, अब हम फटाफट से इस बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये एक वेल्थ क्रिएशन के ऊपर आपका इसका फोकस है इस वीडियो के अंदर, और वेल्थ क्रिएट कैसे होती है, किस किस बेसिक्स को, बातों को याद रख के वेल्थ क्रिएट होती है, वही सब यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये वीडियो ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी शेयर सजेस्ट कर दिया गया है और उसको आप ऐसा करें कि भाई जो है भाई आज इन्वेस्ट कर दिया और एक हफ्ते बाद देखें अरे ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, अरे ये क्या कहते हैं, इसने मतलब रिटर्न देना शुरू किया है कि नहीं दिया। तो ऐसा नहीं है। ये कंपनीज जो भी इस पोर्टफोलियो के अंदर सिलेक्ट की जाएंगी वो कंपनीज लॉन्ग रन यानी कि नेवर एंडिंग पोर्टफोलियो है। आप इसके अंदर
इन्वेस्ट करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए और अपनी वेल्थ को क्रिएट करते रहिए। तो यहां पर यही ऑब्जेक्टिव है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई हम रिडम्पशन नहीं करेंगे तो हम क्या कहते हैं उस प्रॉफिट को बुक कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं कि यहां पर जब कोई भी कंपनी होती है, मान लेते हैं कोई कंपनी जब तक वो अच्छा कर रही है, हो सकता है आज 2020 है, हमने उसको सिलेक्ट किया 2021 है, 2021 में हमने उस कंपनी को सिलेक्ट किया, हो सकता है अगले 5 साल तक वो कंपनी बड़ा अच्छा कर रही है और अपने जो हमारे फंडामेंटल्स है उसको फॉलो कर रही है। 2025 आ गया, अच्छा कर रही है कंपनी, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 2030 आया, 30 आते आते हो सकता है जो भी क्या कहते हैं उस कंपनी में धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएं। नोबडी नोज कि किसी बिजनेस के अंदर कौन सी प्रॉब्लम कब आ सकती है, टाइम का क्या कहते हैं मतलब चेंज कैसा हो सकता है, टेक्नोलॉजी में कैसी चेंजेस हो सकते हैं, क्या टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में उसकी मतलब इफिशिएंसी होगी, जो भी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी होगी। तो मैं यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक हम उस कंपनीज को हर 6 महीने के अंदर एनालिसिस करेंगे और जब तक वो हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर खरा उतरेगी, मतलब जो भी फंडामेंटल्स हम देख रहे हैं हर 6 महीने बाद जब हम उसको रिफाइन करेंगे, उस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो को भी और उस कंपनी को भी रिफाइन करेंगे और जैसे ही वो हमारे फंडामेंटल्स के ऊपर बिल्कुल ठीक बैठेगी, उसको हम कैरी करते रहेंगे अगले 6 महीने के लिए। हर 6 मंथ के अंदर अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत जरूरी है और उसको कैरी करना कहां तक, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको ये समझ में खुद ब खुद आ जाएगा कि अब किस कंपनी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, कैसे अगर प्रॉब्लम चल रही है तो क्या हमको वहां से निकलना चाहिए। और मतलब डेफिनेटली अगर किसी कंपनी के अंदर प्रॉब्लम चल रही है तो हमको वहां से निकलना जरूरी है और ये मैं मानता हूं। तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि वो कब प्रॉब्लम जो है वो अभी आएगी, अभी वो टाइम होगा उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए उस कंपनी को, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जब कभी भी फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम्स किसी भी कंपनी में आएंगी जो आपके पोर्टफोलियो में होंगी, बाय एनी चांस अगर कंपनी अच्छी है तो डेफिनेटली वो अडॉप्ट कर लेगी। लेकिन यहां पर मैं 1 या 2% पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहा हूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसी कंपनी फेस करेगी जिसको वो सॉल्व आउट नहीं कर पाती और गिव अप कर देती है, डेफिनेटली उसको वहां से रिड्यूस करने मतलब एग्जिट करने का पोर्टफोलियो से उस कंपनी को डेफिनेटली प्लान होना जरूरी है। तो दोस्तों इस तरीके से रीशफलिंग भी होगी, इसे क्या कहते हैं, रीशफलिंग, रीशफलिंग ऑफ पोर्टफोलियो, ये भी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने पोर्टफोलियो का टेक केयर करना, अपनी कंपनीज के बारे में रिसर्च करना कि क्या वो कंपनी कर रही हैं और किस तरीके से वो कंपनियां आगे प्लानिंग कर रही हैं, वो सब चीज बहुत जरूरी है। ये सब चीजें ही आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ लेकर जाएंगी। अब बात करते हैं हम किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को लगाएं ऐसी कंपनीज के अंदर। मान लेते हैं आपने 20 ऐसी कंपनी सर्च करी जो क्राइटेरिया जो आपको बताए गए हैं, 20 ऐसी कंपनीज सर्च करी, तो मैं किस तरीके से इस 20 कंपनियों में इन्वेस्ट कर पाऊं, ऐसा कैसा क्या क्या करें ऐसे में। तो मैं डेफिनेटली ये मानता हूं कि हमारे पास लिमिटेड फंड होता है, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हर किसी के पास बहुत हैवी फंड नहीं होता। तो यहाँ पर मैं लिमिटेड फंड के हिसाब से ही आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। जो भी 20 कंपनियां हैं दोस्तों, हर कंपनी के अंदर आप मंथली जो भी आप सेविंग करते हैं, या फिर जो भी आप सेविंग, अगर नहीं मैं इस वर्ड को यूज करना चाहूं, जो भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए अपना मंथली क्या कहते हैं उसको, फंड को अरेंज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा नहीं कि आप एक्सपेंसेस को कट डाउन करके आप इन्वेस्टमेंट करें, नो, ऐसा उसको इन्वेस्टमेंट के लिए फंड को अरेंज करना नहीं कहते हैं कभी भी। सेविंग उसे ही कहते हैं जब एक्सपेंस होने के बाद आपका पैसा आपके हाथ में सरप्लस बचता है, उसको सेविंग कहते हैं। उस सेविंग को अगर आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर यूज करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप हर मंथ मतलब मंथली बेसिस के ऊपर वो फंड को इन कंपनीज के अंदर
डाल सकते हैं और डेफिनेटली वो फंड जो है ग्रो डेफिनेटली करेगा और आप वेल्थ क्रिएट करने में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल लेता हूं कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस तरीके से मैं प्लान करने की सोच रहा हूं, या फिर मैं किस तरीके से कुछ कंपनियों के अंदर, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग की हुई है और किस तरीके से मैं ऑलरेडी कर रहा हूं इस सब चीज़ को हैंडल, तो वो मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं। तो यहाँ पर मेरा पर्सनली मोटिव रहता है कि मैं तकरीबन 1 लाख रुपीस ऐसी कंपनीज के अंदर पर मंथ डालूं। ये मेरे लिए वन लाख है, आपके लिए हो सकता है 50,000 भी हो सकता है। तो डेफिनेटली हर इंसान के लिए ये फिगर डिफरेंट हो सकती है, बट मैं आपको अपना एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मेरे लिए 1 लाख पर मंथ मैं इस कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की डेफिनेटली सोच रहा हूं और कुछ कंपनीज के अंदर 4 या 5 कंपनीज मैंने ऑलरेडी सर्च करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया और ये रिसर्च अभी कंटिन्यू रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर किस तरीके से मैं कर रहा हूँ प्लान, जो भी मेरा मंथली पर मंथ मेरा सेविंग है, जैसे अभी मेरा 1 लाख रुपीस मान लेते हैं है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं किसी भी जो भी मेरी कंपनी है लिस्टेड, जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड की हुई है, उसके अंदर मैं प्राइस को वैल्यू नहीं दे रहा हूं। नो, आई एम नॉट गिविंग द वैल्यू टू द प्राइस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लोग सोचते हैं कि यार इसका पी रेशियो कंपनी का बहुत बहुत ज्यादा हो गया है। अरे ये कंपनी तो भाई 2,000 पे थी, 2,000 रुपए के प्राइस पे थी, आज तो ये 3,200 के प्राइस पे हो चुकी है, ये तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अरे मेरे दोस्त, अगर ये 3,200 के प्राइस पे अगर आज आ चुकी है और अगर ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो डेफिनेटली ये 3,200 से आगे आने वाले 4 या 5 सालों में हो सकता है 6,000 के ऊपर भी पहुंच जाए। तो जो अच्छा होगा वो महंगा तो होगा ही होगा और जो खराब होगा वो सस्ता होगा। इस बात को आपको समझना होगा। तो यहां पर हर मंथ इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है और वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए प्ले कर रहे हो। आप 6 महीने 7 महीने के लिए प्ले नहीं कर रहे। आप ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हो जो कि आपको रिडीम करने की जरूरत ही ना पड़े। आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ ध्यान दे रहे हो। तो यहां पर आपके लिए प्राइस डेफिनेटली कोई भी फर्क नहीं डाल सकता एक लॉन्ग रन के अंदर। ठीक है, तो यहां पर मैं कभी भी प्राइस नहीं देखता। जो भी मेरे जब जिस भी दिन मुझे इन्वेस्टमेंट करना होता है उस दिन मैं यहां पर डेफिनेटली उस इन्वेस्टमेंट को वहां पे कर देता हूं। मंथली मेरी इन्वेस्टमेंट होती है 1 से 1.5 लाख रुपए मैं अभी डाल रहा हूं और मैं धीरे धीरे इसको बढ़ाऊंगा भी, जिस जिस तरीके से मेरी रिसर्च कंप्लीट धीरे धीरे होती रहेगी और मैं यहाँ पर पोर्टफोलियो तैयार करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। 40 to 50 शेयर्स, 40 से 50 कंपनियां ऐसी सर्च करने की यहां पर मैं डेफिनेटली कोशिश कर रहा हूं जब जो कि मेरे को फायदा करेंगी एक लॉन्ग रन के अंदर। तो यहां पर प्राइस आपके लिए मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है आपके लिए? फंडामेंटल्स, जो फंडामेंटल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों, ये जो इतनी सारी चीजें रिसर्च करने के लिए आपको मतलब मैंने कहीं, आप अगर कर पाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये रिसर्च करने में आपको अपना क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं देना है। आप अगर वीकली बेसिस के ऊपर भी अगर आप 2 घंटे भी डेली मतलब हर वीक देते हैं तब भी आप ये काम कर पाएंगे। करना क्या है? आपको प्रॉफिट देखना है कंपनी का पिछले 2 से 3 साल का, और लास्ट 3 से 4 क्वार्टर का भी आपको प्रॉफिट देखना है। क्या वो प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? आपको कंपनी के डेप्थ देखनी है कि उस कंपनी के पास कितना कर्जा है, वो देखनी है। ये कुछ फंडामेंटल्स जो आपको देखने हैं। आपको उस कंपनी का क्या कहते हैं अर्निंग पर शेयर देखना है, ईपीएस देखना है। क्या वो ईपीएस ग्रो कर रहा है?
होता कभी कभी क्या है कि प्रॉफिट ग्रो कर रहा होता है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी जो है वो अनलिमिटेड होते हैं, जिसकी वजह से अर्निंग पर शेयर जो है कंपनी का वो ग्रो नहीं कर पाता है। इसका भी ख्याल रखना है आपको। तो ये कुछ फंडामेंटल्स हैं, तीन का फंडामेंटल भी अगर आप यहां पर कम से कम तीन फंडामेंटल भी अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आप ऐसी कंपनीज को सर्च करने में डेफिनेटली काबिल हो पाएंगे। दूसरी चीज, और भी कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसको मैं पर्सनली देखता हूं, जैसे कि प्रोमोटर्स के कुछ शेयर्स प्लेज तो नहीं है, ठीक है, प्रोमोटर प्लेजिंग तो नहीं कर रखा प्रोमोटर्स ने, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको मैं पर्सनली देखता हूं। तो यहां पर कुछ फंडामेंटल्स की तरफ अगर हम वीक के अंदर 2 घंटे भी अगर दे दें तो हम खुद से इस काम को कर पाएंगे। और आप लोगों की सुविधा के लिए, अगर आप इन काम को खुद से रिसर्च को ये वाली जो रिसर्च है नहीं कर पाते हैं, अगर आप 2 घंटे के वक्त भी आपके पास नहीं है तो डेफिनेटली हम आपकी मदद करेंगे। और बस आपको मदद मिलेगी डेफिनेटली। मैं आपको अपना टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो जो मैं क्रिएट कर रहा हूं वो भी आपको बताता रहूंगा, और किस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो को रिशफल कर रहा हूं, किस तरीके से मैं अपने पोर्टफोलियो में न्यू कंपनीज को ऐड कर रहा हूं, वो भी मैं आपको बताता रहूंगा। वो सारी फैसिलिटीज यूट्यूब मेंबर्स को टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और जो वेल्थ क्रिएशन में बिलीव करते हैं, यहां पर ट्रेडिंग की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ट्रेडिंग पर्पस से यहां पर ये वीडियोस नहीं पोस्ट की जा रही है आपको, ये वेल्थ क्रिएशन के लिए की जा रही है कि आपके पास बहुत टाइम है। जैसे मेरे पास अगर मैं मानूं तो मेरी 31 एज है अभी, मेरे पास अभी बहुत टाइम है। तो अगर मैं अपनी वेल्थ क्रिएट करने के लिए अभी से नहीं सोचूंगा तो कब सोचूंगा? ऐसे ही बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास वेल्थ क्रिएशन करने के लिए बहुत टाइम होगा। तो वेल्थ क्रिएशन आप, ये नहीं है कि आप ओल्ड एज में नहीं कर सकते, 50+ 60+ लोग भी कर सकते हैं। तो वहां पर बस डिपेंड ये करता है कि आप सेविंग कितनी करते हैं। वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको सेविंग जो इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखनी है मंथली बेसिस के ऊपर, वो कितनी आप कर सकते हो, इट विल डिपेंड कि भाई आप वेल्थ क्रिएट करने में काबिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो हम आपकी डेफिनेटली मदद करेंगे। यूट्यूब मेंबर्स के लिए एक नया ये फीचर जो है मैं ऐड करूंगा मंडे से, और आपको डेफिनेटली टाइम टू टाइम आपको वीकली परफॉर्मेंस, वीकली नहीं, हम वहां पर 15 डेज की परफॉर्मेंस कम से कम लेकर आएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। और 15 डेज भी अगर नहीं हो, क्योंकि 15 डेज देखिए बहुत कम टाइम है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का है पोर्टफोलियो, आपको मंथली बेसिस के ऊपर ट्रैक करना जरूरी है मेरे हिसाब से। तो मंथ में 1 या 2 बार हम पोर्टफोलियो परफॉर्मेंस के ऊपर भी रिव्यू किया करेंगे वहां पे यूट्यूब मेंबर्स के साथ। और कुछ भी अगर रिशफलिंग होगी तो वो वहां पे डिस्कशन भी किया जाएगा। कुछ नई कंपनीज को ऐड करना होगा तो वहां पर भी उनके साथ डिस्कशन किया जाएगा, और अपने पोर्टफोलियो को मैं वहां पे शेयर भी करूंगा। तो यहाँ पर यूट्यूब मेंबर्स के लिए इस फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और बहुत कम चार्जेस में किया जाएगा। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों वो कर सकते हैं यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन। यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए मैं आपको इनविटेशन नहीं दे रहा हूं, मैंने आपको पूरा का पूरा साइकोलॉजी, पूरी की पूरी प्रोसेस और पूरा का पूरा आपको जो आपको काम हार्डवर्क करना है, किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है, वो मैंने आपको खुद बता दिया है, पूरा लॉजिक आपको बता दिया है। आप खुद कर सकते हो, हफ्ते में केवल 2 घंटे का टाइम आपको देना है, बस इतना आपको करना है और आप खुद से कर सकते हो, किसी की जरूरत आपको नहीं है। बस ये इनिशिएटिव जो है उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास टाइम की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, जो 2 घंटे भी अपने नहीं निकाल सकते। तो दोस्तों ये था वो वीडियो, और जो आपको यहाँ पर मैं यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, और ये वीडियो आपको शायद समझ में पूरा का पूरा आ गया होगा। और कुछ भी अगर क्वेरी आपकी हो तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप यहाँ पे पूछ सकते हो, और वो क्वेरीज को इकट्ठा करके
जो आपके कमेंट सेक्शन में क्वेरीज मुझे मिलेंगी उनको इकट्ठा करके डेफिनेटली एक क्यू एन ए वीडियो भी डालने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो समझ में आई हो, आप अगर वेल्थ क्रिएट करने के लिए रेडी हों, डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाइए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और उम्मीद करता हूँ हम वेल्थ क्रिएट करने में डेफिनेटली सक्सेसफुल हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्यू एन ए वाली के अंदर। थैंक यू।